नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी लगातार नुकसान झेल रही है और इसी सिलसिले में आज सुबह तड़के यानी यूँ कहें कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस दिन तारीख 18 है और जब आप देखेंगे तो तारीख 19 होगा संभवतः। तो 18 तारीख का नुकसान जो है माओवादियों को जो हुआ है बहुत ही भीषण रहा है, जिसमें कि हिरमा जैसा एक आदिवासी नौजवान जो कि माओवादियों की रीढ़ हुआ करता था, अब दुनिया में नहीं रहे। पुलिस ने उनको मार डाला। उनकी हत्या करने के पहले कई सारे नाटक हुए हैं जो सरकार ने किया है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है और इतना जानकारी मिल रही है कि लगभग आंध्र प्रदेश से जो है लगभग 31 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि सीपीआई माओवादी के महासचिव देव जी भी हैं। कितना बड़ा नुकसान है और इसका परिणाम क्या निकलेगा, इस पर चर्चा करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि शासक वर्ग का जो नया दिशा देना चाह रही है सरकार इस देश की जनता को, वो दिशा किस ओर जा रही है, थोड़ी इस पर भी चर्चा करते हैं। आइए आगे वीडियो में बात करते हैं। बताया जा रहा है कि हिरमा की हत्या जो आज हुई है, दरअसल इनकी गिरफ्तारी 28 अक्टूबर को ही हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश के एक शेल्टर पर कहीं रुके हुए थे और वहीं पर से उनकी गिरफ्तारी हुई है, हिरमा समेत 6 आदमियों की, जिसमें उनकी एक पत्नी भी थी। और जिस तरीके से साई सरकार लगातार प्रवर्ती गांव जाकर के आंसू बहा रहे थे, उनकी माताजी से बयान दिलवा रहा था और जिस तरीके से नौटंकी का एक पूरा सिलसिला शुरू किया गया था कि हिरमा आत्मसमर्पण कर दे, हिरमा ना लड़े, बहुत तरह की बातें चल रही थी। ये तमाम धोखे की टट्टी अब पूरी तरह साफ हो चुकी है कि दरअसल 28 अक्टूबर से ही हिरमा पुलिस के कब्जे में थी। उनको आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था और ये सारी कवायद नौटंकी जो साई सरकार प्रवर्ती गांव जाकर के कर रही थी, सिर्फ एक धोखा था, धोखे की टट्टी थी। और अब 18 तारीख को उनकी तड़के हत्या कर दी गई गोली मार करके फर्जी मुठभेड़ में। ये लोग निहत्थे ही गिरफ्तार किए गए थे। 28 तारीख से आप समझ सकते हैं, आज 18 तारीख है। 28 तारीख से 28 अक्टूबर से लेकर के 18 तारीख तक उनको प्रचंड यातनाएं दी गई और इसके बाद जाकर के उनकी हत्या कर दी गई। ये शासक वर्ग का क्रूरतम चरित्र दिखाता है। ये शासक वर्ग ना तो किसी नीति सिद्धांत को मानती है, ना ही संविधान को मानती है और ना ही किसी तरह का लज्जा शर्म इनके आंखों में, चेहरे में है। इनकी आंखों में केवल पट्टी लगी हुई है, वो पट्टी है पैसे की, और पैसे के हवस में ये भाड़े के पुलिस, भाड़े की गुंडे जाकर के आम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ये हिरमा के बारे में अक्षरशः सत्य है। हिरमा एक आम आदिवासी लड़का हुआ करता था जो कि 17 साल की उम्र में माओवादी पार्टी में शामिल हुआ था और इसके बाद से लगातार वो जो है आंदोलन में जुड़ा रहा। इन तमाम चीज़ों के बीच जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिस आदिवासियों को भारत सरकार फूटी आंख नहीं देखना चाहती, जिन आदिवासियों की औरतों की इज्जतों के साथ रोज खेला जाता है, जिन आदिवासी युवाओं के उनकी संपत्ति को रोज लुटा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती है, थानों में लाकर उनको प्रचंड यातनाएं दी जाती है, वे आदिवासी समुदाय का एक लड़का अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना पाया अगर, इसका देन सीपीआई माओवादी है। सीपीआई माओवादी लड़ाकों की ताकत है और अब उनकी मूल्य हर माओवादी अपने आप में एक सोने से भी कीमती है और जब उनकी मौत होती है तो पहाड़ से भी भारी होता है। आदिवासियों को इस तरह से कत्ल करने का जो सिलसिला सरकार ने शुरू किया, खास करके मोदी सरकार ने, ये LIC जो कम तीव्रता वाला युद्ध है उसका ही एक परिणाम है। और यह जो है LIC
कम तीव्रता वाला युद्ध, ये आपको साम्यवादियों के द्वारा सीखा गया है, इन लोगों ने सीखा है, और ये माओवादियों के दीर्घकालीन लोक युद्ध की जो नीति थी उसके टक्कर में इस नीति को लाया गया है, कम तीव्रता वाला युद्ध। माओवादी लगातार हमले के शिकार हो रहे हैं। इसी बीच में खबर आई है कि आंध्र प्रदेश से ही 31 माओवादियों समेत देव जी जो सीपीआई माओवादी के महासचिव हैं, और जब बासव राज की शहादत होती है तो उसके बाद से वही जो है पार्टी को संभाल रहे हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। आंध्र प्रदेश की जो कमेटी है, आंध्र प्रदेश की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है, उन्होंने मांग किया है कि उनको आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें। इसके पहले भी 2 व्यक्ति थे जो सीपीआई माओवादी के आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सचिव थे, अशोक, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और उनको भी लापता कर दिया गया था, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया था। इस लेकर के जो एक महत्वपूर्ण चीज हुई है वो ये हुई है कि इस सरकार की नीति बन गई है कि किसी भी तरह से इस देश के लोगों के प्रतिरोध की ताकत को खत्म कर दो, उनके रीढ़ की हड्डी को इतना तोड़ दो कि वो खड़ा होने के काबिल ना हो सके। यह कभी भी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, लेकिन भारत की यह मनवादी सरकार जो ब्राह्मणवादी है, हिंदुत्व फासीवाद को से प्रेरित है और भारत में मनुस्मृति स्थापित करना चाहती है, उसकी यह स्पष्ट मंशा है कि इस देश से में या तो लोग ही न बचे, कम से कम रीढ़ विहीन लोग ही रहे, जिनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी हो, वो इस देश में ना रहे, उनको खत्म कर दिया जाए, चाहे वो माओवादी हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो पद से ताकत हो, चाहे वो पत्रकार हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुलिस को पैसे दी जाती है और वो वेतनभोगी के कारिंदे हैं जिनको कि पैसे के लिए सारा काम करता है, जबकि इसके उलट माओवादी जो है उनको वेतन नहीं मिलता और ये अपनी मर्जी से अपनी स्वतंत्र पहलकदमी की तरफ ये जो है संघर्ष करते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए लड़ते हैं, अपनी जनता की ज़रूरत के हिसाब से उनके लिए लड़ते हैं। जबकि यहाँ की सरकार जो है या पुलिस जो है या उसके कारिंदे जो है वो पैसों के लिए लड़ते हैं, चाहे उनकी सैलरी लाखों में हो, चाहे उसकी सैलरी हज़ारों में हो। अगर उनको सैलरी मिलना बंद हो जाए तो एक दिन में पुलिस का विभाग वर्दी फर्दी फेंक फाक करके भाग जाएगा। उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती और उसकी नैतिकता केवल एकमात्र पैमाना होता है, वो है पैसा कमाना ही उसका एकमात्र नैतिकता है। इसी नैतिकता के तहत वो जो है आए दिन आदिवासियों की हत्याएं कर रहा है, चाहे वो माओवादियों की हत्याएं कर रहा है, चाहे वो देश के प्रगतिशील लोग हो, चाहे वकील हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, मानवाधिकार अकर्मी हो, ये तमाम लोगों की हत्याएं कर रहा है, उनकी धरपकड़ कर रहा है, उनको जेलों में सड़ा करके मार डाल रहा है। तो ये जो 2 लोगों की तरफ बीच की टक्कर है, जिसमें एक वह लोग हैं जो वेतनभोगी कारिंदे हैं, जिसमें कि पुलिस विभाग है, सेना है, और दूसरी तरफ जो है आपको वे लोग हैं जो कि अपनी तकलीफ से निजात पाने के लिए, अपने दुखों से निजात पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। 2 लोगों के बीच में टक्कर है ये वेतनभोगी कारिंदों की, गुंडों की, जो कि वर्दी पहन करके देश की जनता को लूटने, पीटने, मारने, काटने, फर्जी मुकदमा करने, जेलों में सड़ाने के लिए कुख्यात है। और यही कारण है कि जब पुलिस मरती है तो उसके अंतिम संस्कार में सिर्फ वही वेतनभोगी लोग पहुंचते हैं, सामान्य लोग उसमें पहुंचते नहीं हैं। आम जनता सोचती है भले मारा गया। वहीं दूसरी तरफ जब एक माओवादी की मौत होती है तो उसके लिए हजारों लोग उनके शव यात्रा में शामिल होते हैं, उनके लिए दुनिया भर में लोग अपनी हृदय से उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बावजूद कि पुलिस उनको भी उठाकर मार सकती है, उनकी भी हत्या कर सकती है, लेकिन लोग ये करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि माओवादी जो है अपने लिए नहीं जीते हैं, वो समाज के लिए जीते हैं। आप आज छोड़ दीजिए, आज से 50 साल के बाद यही माओवादी भगवान की तरफ पूजे जाएंगे, यही माओवादी जो है एक पूजनीय होंगे। आप याद कीजिए बिरसा मुंडा की वह दौर, जब बिरसा मुंडा के सर पर 500 रुपये का इनाम रख करके ये सरकार, जो अंग्रेज सरकार उस वक्त थी, उनको ढूंढ रही थी और उनके जो साथी कर्मी हो या उनके जो सहयोगी थे वही लोग उनको 100-100 रुपये के लालच में
पकड़वा करके उनको जेल में मरवा दिया। और इस तरह से बिरसा मुंडा जैसे महान सेनानी की हत्या उन्होंने कर दिया अपने हाथों से, मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारा, अपने ही हाथ से अपना गर्दन काट लिया वहाँ के आदिवासियों ने, उन गद्दारों ने जिन्होंने कि बिरसा मुंडा को पकड़वाया था। आज भी ठीक यही स्थिति हो रही है। वहाँ के आदिवासी नौजवानों को भारत सरकार पैसे लालच दे करके, उसकी आंखों में पट्टी पैसों का बांध करके ये पुलिस कारिंदे उनका इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल करके वो माओवादियों को ख़त्म कर रही है। सोचो, जब माओवादी मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, भारत में एक भी न बचेंगे, तो इन आदिवासियों के साथ क्या होगा। जिस तरह से ये आंध्र प्रदेश में निशानदेही के साथ है, जिस तरह से देव जी की गिरफ्तारी हुई है या हिरमा की गिरफ्तारी करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई है, इसे एक चीज़ जो साफ होता है वो साफ ये होता है कि इसका इनपुट कहीं न कहीं वेणुगोपाल राव से जुड़ता है, क्योंकि अभी तक ये इस तरह की घटनाएं आंध्र प्रदेश में नहीं हुई थी। और अगर आंध्र प्रदेश में इस तरह घटनाएं हुई है, आंध्र प्रदेश से हिडमा की अरेस्टिंग हुई है, तो निश्चित तौर पर इसका इनपुट मनोज वेणुगोपाल राव के अलावा और कोई नहीं दे सकता। उनके ही दिशा निर्देशन पर ये सारा अभियान चल रहा है। मैंने शुरू में ही बताया था कि मनोज वेणुगोपाल राव जो है ये निश्चित तौर पर पुलिस के साथ काम करेंगे, और ये जो एंटी माओइस्ट मूवमेंट है, मतलब माओवादियों की हत्या करने का जो एक सिलसिला चल रहा है या एक प्रयास चल रहा है सरकार के द्वारा, इसका नेतृत्व मनोज वेणुगोपाल राव ही करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं रहा है अब कि ये जो देव जी की गिरफ्तारी हुई है या फिर हिडमा की हत्या हुई है, निश्चित तौर पर इसमें वेणुगोपाल राव की भूमिका है। जिस तरह से कि कहा जा रहा था कि वेणुगोपाल राव की तरफ से कि सरेंडर कर दें, हथियार ना उठावें, और जिस तरह से हवा बनाई जा रही थी कि हिडमा सरेंडर करने वाला है, हिडमा सरेंडर करने वाला है, तो मतलब वेणुगोपाल राव के ही निर्देशन पर जिस तरह से हिडमा की गिरफ्तारी हुई 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर से लेकर के 18 नवंबर तक अगर हिडमा सशस्त्र संघर्ष को छोड़ने पर राजी हो गया होता अगर, तो निश्चित तौर पर उनकी जो हत्या ये सरकार ना की होती, बल्कि उसे सरेंडर दिखाया होता। हिडमा अपनी नीतियों पर अडिग थे और पूरी तरीके से वह पार्टी के नेतृत्व के साथ थे, और वो मनोज वेणुगोपाल राव के उस फांसीवादी ब्राह्मणवादी जो रणनीति थी उसके समर्थन में वो नहीं थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। ये बात अब साफ साफ हो चुका है। मनोज वेणुगोपाल देश की जनता को गुमराह भी कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बसवराज जो कि सीपीआई माओवादी के महासचिव थे, वह जो है हथियार रखने पर सहमत हो गए थे, हथियार रखना चाहते थे। तो निश्चित तौर पर जो है ये चीज़ भी नहीं हुई थी। अगर ऐसा हुआ होता तो बसवराज निश्चित तौर पर हथियार रख दिए होते, सरेंडर कर दिए होते। वो 50 घंटे तक वो लड़ते नहीं रहते और अपने आखिरी साथियों तक, अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ने का संकल्प लेकर के अपनी जान न गंवाते। मनोज वेणुगोपाल राव एक गद्दार थे और गद्दार ही हैं, और भारत ही नहीं विश्व की जनता इस गद्दार की भूमिका को अच्छी तरह से महसूस कर रही है। आज नहीं तो कल ये लोग समाज के कूड़ेदान में फेंक डाले जाएंगे। जिस तरीके से रुपेश का पिछले दिनों बयान आया था मीडिया के सामने, मतलब वीडियो बना के जो भेजे थे अपने 210 साथियों के साथ मिल करके कि वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं और बसवराज जो है सरेंडर करने को तैयार थे। इसी चलता पता है कि रुपेश को भी मिसगाइड किया गया था और वेणुगोपाल राव ने ही उनको जबरन एक नया चीज पकड़ा दिया था, आप सीसीएम में परिणत हो गए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में जो भी सीपीआई माओवादी की तरफ से पत्र जारी हुआ था, उन तमाम पत्रों में साफ स्पष्ट कर दिया गया था कि सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर रुपेश नहीं थे, जिसका नाम सतीश गोपा भी है, और फिर भी वो आज पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, और उन माओवादियों के खिलाफ हमला करवा रहे हैं जो माओवादी की आज संघर्ष के हितैषी में है। आप गौर कीजिए, जिसमें वेणुगोपाल राव ने सरेंडर किया था उसके कुछ दिन के बाद ही जो है दो नेता राजू दादा और कोसा दादा, इन दोनों ने जो है तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि मतलब मैंने पार्टी की तरफ से बयान जारी हुआ था कि इसको ये जो है इसकी हथियार रख दे, सरेंडर कर ले, हथियार रख दे, और नहीं तो उसके पीछे पीएलजे लगा देंगे।
बेइज्जत लगा नहीं पाए ये, लेकिन अगले ही दिन उनकी लाशें पाई गई। इसी तरीके से देव जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम लड़ेंगे, और अगले ही बार उनकी अरेस्टिंग होती है और उनकी अब हत्या होने की भी संभावना बताई जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हत्या करके किसी के विचार को आप रोक नहीं सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इतिहास की ही विरुद्ध बात मानी जाएगी। किसी संघर्ष को आप रोक नहीं सकते हैं, बेशक उसे कुछ दिन के लिए दबा जरूर सकते हैं, क्योंकि नेतृत्व की निरंतरता बहुत बड़ी चीज़ें होती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि सीपीआई माओवादी के जो 58 साल का संघर्ष करने का इतिहास रहा है, उसको कहाँ छिपा दोगे आप। और यूँ भी अगर भारत में चाहे मनुस्मृति की स्थापना हो, चाहे आप कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की स्थापना हो, जिसके लिए माओइस्ट लड़ रहे हैं, और मनुस्मृति के लिए पैसे पर लड़ने वाले लालची और घमंडी लोग, ब्राह्मणवादी फासिस्ट लोग, जो पुलिस और आईजी फाईजी बन करके जो है आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, ये लोग दोनों में से किसी की स्थापना हो अगर, तो सीधी तौर पर जो है लगभग 30-32 करोड़ लोगों की हत्या इस देश में करनी होगी। शासन पर कोशिश कर रहा है कि इतनी हत्या ना हो, इसलिए जो है जो ब्रेन है, जैसा कि आपको आईजीपी सुंदरम ने भी कहा था कि जो ब्रेन है, ब्रेन को ही मार डालना है। तो ब्रेन के मार डालने से बहुत चीज़ होता नहीं है। समस्याएं अगर ख़त्म नहीं होती है तो ब्रेन को कितना ही मार दो, शरीर क्या करेगा, शरीर लड़ेगा ही लड़ेगा। और ऐसा थोड़े है कि एक ही शरीर होता है, ब्रेन कब कहाँ से पैदा हो जाएगा कौन जानता है। बिरसा मुंडा ही कितना पढ़े लिखे थे, या फिर जो सिद्धू कान्हू थे वो भी कितना पढ़े लिखे थे, लेकिन लड़ाई तो हुई। लड़ाई लोग लड़ेंगे। ये उन माओवादियों का कहना था, जिस माओवादी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी अगर 90% भी पार्टी मेरी ख़त्म हो जाती है अगर है, तब भी जो है हम पार्टी को पुनर्जीवित कर लेंगे। पार्टी 90% खत्म हुई है नहीं हुई है ये बात की बात है, लेकिन जो समस्याएं देश की जनता के अंदर है, वो समस्याएं अगर बनी रहती है तो संघर्ष भी बनी रहेगी। मनुस्मृति स्थापित करने में भी कम से कम भारत सरकार को 2-3 पीढ़ियों को खपाना पड़ेगा, और जितने भी लड़ाकू तबके हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस काम में कृत संकल्पित है, और वो ऐसा करके ही मानेगी। देखते हैं, ये लड़ाई है जनता और सरकार के बीच, ये लड़ाई है वेतनभोगी कारिंदों और देश के बहादुर योद्धाओं के बीच, जो कि बिना वेतन के काम करते हैं, जो अपनी जान हथेली पर लेकर के अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। ये लड़ाई है लालची और ईमानदार लोगों के बीच। ये लड़ाई है पैसे भाड़े के गुंडे और बिना भाड़े के अपनी जान को कुर्बान करने वाले हिडमा जैसे युवा। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, समरभूमि रोहित शर्मा चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, और जो भी अपडेट होता है आपको बताते रहेंगे। बेशक थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको आप सुनते हैं। ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है। नमस्कार।